ये सिर्फ शुरुआत नहीं है, यह एक आंदोलन का पहला कदम है और इस आंदोलन में आपका जुड़ना जरूरी है। जयपुर डायलॉग्स कोंकण समिट 21 मार्च मुंबई में। यहाँ मिलेंगे आपको आपके सबसे चहीते वक्ता। अभी ही रजिस्टर करें क्योंकि सीटें बहुत कम हैं। इस आंदोलन में अपना सहयोग दें और राष्ट्र की आवाज़ बने। इस राष्ट्रवादियों के कुंभ में हर एक राष्ट्रवादी को आना चाहिए और इतिहास का हिस्सा बनना चाहिए। नमस्ते, आप सभी से अनुरोध है, कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइबर बटन दबा के वीडियो को लाइक भी करें। कल मैंने आपको बताया था कि अमेरिका के थिंक टैंक ने उनकी एक चैनल है ONA, उस पर एक उनके डगलस मैकग्रेगर आते हैं, वो जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट, और उन्होंने कहा था कि भाई अब अमेरिका के सारे बेसेस ख़त्म हो गए और अमेरिका अपनी सप्लाईज भारत से ले रहा है। लेकिन कल ही भारत ने इसके ऊपर ऑफिशियल डिनायल इशू कर दिया कि भाई हम लीमोआ के अंतर्गत किसी भी प्रकार की कोई सुविधा ईरान पर हमला करने के लिए अमेरिका को न तो दे रहे हैं और न देंगे। तो इसको लेके साहब अमेरिका बहादुर जो है वो जो उनकी त्योरियाँ चढ़ी हुई हैं, त्योरियाँ तो चढ़ी हुई हैं लेकिन धमका नहीं पा रहे हैं। बीच में स्पेन ने कहा था तो स्पेन को तो धमका लिया था इन्होंने कि हम सारी ट्रेड बंद कर देंगे। भारत के साथ क्या करोगे? भारत ने तो आपको वैसे भी ट्रेड के मुहाने पर पछाड़ रखा है, लेकिन भारत ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि भाई साहब ये आपका जो युद्ध है हम इसका समर्थन नहीं करते हैं और हम ईरान से भी यही बात कह रहे हैं और आपसे भी यही बात कर रहे हैं कि ये सब बंद करो, और हम अपनी गल्फ़ कंट्रीज़ के साथ में खड़े हुए हैं। तो भाई भारत ने तो इस अवसर का पूरा लाभ ही उठा लिया। अमेरिका के जो साथी हैं और अमेरिका के जो सपोर्टर्स हैं अमेरिका में, अमेरिका के अंदर, वो भी जब है वो खड़े हो गए हैं और कह रहे हैं कि भैया ये तमाशा जो है इसको थोड़ा सा बंद करो, इसको समेटो, नहीं तो ये पूरे की पूरी जो दुनिया है वो बैठ जाएगी। और इधर ईरान ने क्या किया है कि ईरान ने तो कतई किसी भी तरह से कोई भी सरेंडर की बात ही करने से मना कर दिया है कि कोई नेगोशिएशन नहीं, कोई कुछ नहीं। और अभी जो पता चल रहा है कि ईरान ने जो कल इनके ऊपर हमला हुआ था, जो इनका जो एक शिप टॉर्पीडो करके सबमरीन द्वारा उड़ा दिया गया था, उसका बदला ले लिया है। और उसका बदला जो है वो दो तरह से लिया है। एक तो इनका कोई एक डिस्ट्रॉयर है, उस डिस्ट्रॉयर को इन्होंने यहाँ गल्फ़ ऑफ ओमान में वो उस डिस्ट्रॉयर को हिट किया है। और यहाँ एक कोई US का टैंकर है, उसको ये जो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ पर्शियन गल्फ़ है उसको वहाँ पे मिसाइल मार दी है, तो वो टैंकर जो है वो धू धू करके जल रहा है। अब आप ये बताइए कि एक टैंकर इन्होंने एक ईरान वालों ने एक टैंकर यहाँ ओमान में मार दिया था और उसमें जो 2 भारतीय थे उसमें वो भी मारे गए थे। तो अब भारत में भी जो थोड़ा बहुत लोग जो न्यूट्रल लोग थे और जो थोड़ा बहुत सिंपैथी रख रहे थे ईरान से, अब वो भी जो है वो ईरान से त्रस्त हो। तो आपको पता है कि कल इन्होंने एक मिसाइल छोड़ी थी जो इधर से जा रही थी टर्किश एयर स्पेस में, तो टर्की ने उसको जो उनका जो नेटो एयर डिफेंस है वो नेटो एयर डिफेंस ने उनको इंटरसेप्ट किया। आज भाई लोगों ने आज इसको यहाँ से गई होगी ये टर्किश एयर स्पेस पर। आज क्या किया इन्होंने, आज यहाँ से एक मिसाइल ठोक दी। वो अज़रबैजान का ये एक छोटा सा एनक्लेव है, अज़रबैजान के बीच में यहाँ पर ये आता है, ये आर्मीनिया है। तो ये आर्मीनिया से यहाँ से ये लोग जाते हैं इस एनक्लेव में जो टर्की से जिसका बॉर्डर शेयर होता है। तो इस एनक्लेव में कि नचिकवान करके एक उनका छोटा एयरपोर्ट है, उस एयरपोर्ट के ऊपर मार दिया इन्होंने। तो अभी ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि ईरान आखिरकार क्या चाहता है। वो पूरी दुनिया से तो नहीं लड़ सकता। अब इन्होंने पूरी की पूरी जो 6 GCC कंट्रीज़ हैं उनको तो कर ही लिया। उस 6 GCC कंट्री के साथ में इन्होंने इराक ये 7th मान लीजिए, फिर सीरिया 8th मान लीजिए, फिर जॉर्डन ये 9th मान लीजिए, इज़राइल तो है ही सो 10th मान लीजिए, उसके साथ साइप्रस यानी ये 11वीं हो गई। और इसके बाद फिर इन्होंने यहाँ अज़रबैजान ठोक दिया, ये 12वीं हो गई।
और टर्की को ले लिया, ये 13वीं हो गई। और यूएस तो है ही है 14। तो 14 देशों के साथ में आपने पंगा ले लिया है अकेले। आपके साथ जो रशिया और चाइना जिनकी बात करते हैं, और रशिया और चाइना खुल के तो आपके साथ आ नहीं रहे। और रशिया और चाइना खुल के तो क्या, अब खाली जो है वो डिप्लोमेटिक साउंड्स कर रहे हैं। रशिया की स्थिति भी नहीं है, क्योंकि रशिया फंसा हुआ है यूक्रेन में। यूक्रेन के फ्रंट से उसको अपने किसी भी तरह के जो युद्ध सामग्री है या और जो फौजें हैं वो डाइवर्ट करने की वो स्थिति में नहीं है। चाइना तो खुद की ही लड़ाई नहीं लड़ता, वो दूसरे की लड़ाई क्या लड़ेगा। तो भाई ईरान के भाइयों, हमारे क़यामत के मुंतज़िर लोगों, ये आप लोग के क्या सोच के सब पूरी दुनिया से पंगा ले रहे हो? कौन है आपके साथ में खड़ा? ठीक है, चोरी छुपे आपको चाइना जो है सप्लाई करता रहेगा। आप रशिया से, आपने रशिया में फैक्ट्री खोल रखी है शायद ड्रोन की, वहाँ से भी सप्लाई मिलती रहेगी। लेकिन धीरे 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 आगे क्या होगा? क्योंकि आगे का प्लान यूएस ने बनाया हुआ है, वो कितना फीजिबल है वो सारा का सारा डिपेंड करेगा कि भाई ईरान कैसे लड़ता है। क्योंकि इस तरह का काम पहले भी कर चुका है अमेरिका। इराक में सद्दाम हुसैन को प्रोवोक करके, सद्दाम हुसैन को ये कहे कि सद्दाम हुसैन को ब्राइब करके इन्होंने ईरान के साथ युद्ध छड़वा दिया था। लेकिन वो युद्ध 8 साल चला। शुरू में यहाँ देखिए वे इराक और ईरान का बॉर्डर इतना मिलता है, और इस तरफ से घुसा था जब इराक, तो शुरू में उसने अच्छी खासी टेरिटरी ऑक्यूपाई कर ली थी, ये आप समझ लीजिए इतनी। लेकिन ईरान ने उसको पीछे खदेड़ा, 8 साल तक चलता रहा, और फिर 8 साल तक वो चलते हुए फिर बराबरी में समाप्त हुआ। इराक को पीछे हटना पड़ा। अब क्या प्लान किया जा रहा है इनके द्वारा? अब ये प्लान ये कर रहे हैं कि ये जो कुर्दिस्तान का क्षेत्र है, ये आप जो देख रहे हैं, ये कुर्दिस्तान का क्षेत्र है। क्योंकि कुर्दिस्तान जो है वो इराक में भी है, ये लगता हुआ एरिया, ये इराक में भी है, ये टर्की में ये जो लगता हुआ एरिया है, ये आप जो देख रहे हैं, ये सब कुर्दिस्तान है। तो इस कुर्दिस्तान के जो लड़ाके हैं, उन कुर्दिस्तान के लड़ाकों को इन्होंने लगाया है और उनको लालच दिया है और उनको कहा है कि तुम पहले इधर से हमला करो और फिर तुम जाओ और इधर से जाके तेहरान पर कब्जा करो जाके। ये डिस्टेंस जानते हैं कितना है? ये डिस्टेंस है 700 किलोमीटर। चलो भाई, यहाँ तो आपका अपना इलाका है, यहाँ आपको रसद कुमुक इधर से मिल जाएगी टर्की से, लेकिन ये 700 किलोमीटर आप पार कर लेंगे क्या? यही काम इन्होंने क्या किया है, यही काम यहाँ इन्होंने नीचे किया है। ये जो जगह है, ये जो मैंने अभी कलर की, इसको बोलते हैं तफ्तान, और ये जो दूसरी जगह कलर की मैंने, ये है जाहेदान। तो तफ्तान जो है वो पाकिस्तान से ईरान की क्रॉसिंग है, और जाहेदान जो है इस सिस्तान बलोचिस्तान का जो क्षेत्र है, ये लगभग इसके कैपिटल है। अब जाहेदान में लगातार हमले जारी हैं, लगातार बमबारी हो रही है, और बमबारी हो रही है, और उसकी जो स्टेजिंग हो रही है वो लोग कह रहे हैं, और ईरान ख़ास तौर से कह रहा है कि उसकी जो स्टेजिंग हो रही है वो पाकिस्तानी बेसिस से हो रही है। इसी तरह से इस कुर्दिस्तान के एरिया में लगातार बमबारी हो रही है, IRGC के जो ठिकाने हैं उनको डिग्रेड किया जा रहा है। तो यही माना जा रहा है कि संभवतः इनका यही प्लान है कि यहाँ से ये करेंगे। लेकिन भाई साहब, इस तफ्तान से ये तेहरान की जो दूरी है, ये बाई लैंड लगभग 1400 किलोमीटर है। तो ये 1400 किलोमीटर ये लड़ाके आ जाएंगे और 700 किलोमीटर ये लड़ाके आ जाएंगे, और अमेरिका जो है वो तेहरान के ऊपर कब्ज़ा करवा लेगा इनकी तरफ से, और उसके बाद फिर वो बाद में आ जाएगा। ये तो भाई, और मुझे तो मुगेरी लाल के हसीन सपने ही दिखते। इस तरह का जो प्लान बनाया हुआ है, ये मुगेरी लाल के हसीन सपने हैं, और ये अगर सफल हो भी जाए तो सफल होने में कई साल लग जाएंगे। आप देख रहे हैं कि रशिया जैसी पावर जो है वो उस यूक्रेन में
उसकी कितनी स्लो प्रोग्रेस है कि 3 साल में जाके वो पहले ही करीब 12-13% उनके पास क्षेत्र था यूक्रेन का, अब जाके वो 20-22% पे पहुँचे। यानी 3 साल में 10% की प्रोग्रेस। अब इनकी क्या होगी ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर ईरान थोड़ी बेवकूफ़ी ना करे और सबको ना मारे तो फिर ये काम इतनी आसानी से नहीं हो सकता। साथ में हमारे भाई साहब जो हैं वो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, पाकिस्तान का जो हाल है वो बेगानी शादी में वो दीवाने हो रखे हैं। उनको ट्रंप की चमचागिरी इतनी ज़्यादा करनी है कि ट्रंप को ही उन्होंने अपना अल्लाह मान लिया है कि साहब ऊपर अल्लाह नीचे ट्रंप। और जो ट्रंप जो कुछ भी कहेगा वो करेंगे। उसके लिए उनके स्वयं के लोग जो हैं वो क्या कह रहे हैं, उनकी स्वयं की शिया पॉपुलेशन क्या कर रही है, उनके स्वयं के पख्तून क्या कर रहे हैं, बलोच क्या कर रहे हैं, उससे उनको कोई लेना देना नहीं। इसलिए समस्या तो सबसे ज़्यादा इनको ही आने वाली है, क्योंकि जो BLA वाले हैं यहाँ पर, जो BLA वाले ऑपरेट कर रहे हैं, वो BLA वालों को डायरेक्ट कम्युनिकेशन में ले आया है अमेरिका, उनसे डायरेक्ट बातचीत कर रहा है और BLA वालों से कह रहा है कि हम तुमको वेपनरी देते हैं, असलाह देते हैं, तुम तो इधर से अटैक करो और तेहरान तक जाओ। अटैक करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? उनको असलाह मिलेगा, बाकी सारी फैसिलिटीज़ मिलेंगी, डॉलर मिलेंगे, वो निश्चित रूप से करेंगे। लेकिन उस असले का 50% से ऊपर वो पाकिस्तान के खिलाफ भी यूज़ करेंगे। पाकिस्तान के मज़े ये है कि पाकिस्तान अपने बेसिस भी देगा, वहाँ से अटैक्स भी स्टेज करवाएगा और ख़ुद भी मार खाएगा। अब इससे अधिक ब्रिलियंट स्ट्रेटजिस्ट कौन हो सकता है दुनिया में? केवल पाकिस्तान हो सकता है कि साहब इस खुशी में कि साहब हम ट्रंप की चमचागिरी करते रहे जिससे कि भारत के खिलाफ हम किसी तरह से खड़े रहे, तो हम जो है वो अपनी ऐसी तैसी कर लेंगे, हम अपना ही पैर उठा के कुल्हाड़ी पर मार लेंगे। तो मारो, हमें क्या दिक्कत है? हम तो आपसे कब से कह रहे हैं कि चाहे पॉपकॉर्न लीजिए, चाहे आप चिप्स लीजिए, चाहे आप मूंगफली लीजिए, चाहे कुछ भी लीजिए, कुछ भी अपने पास रखिए और उसको आराम से खाते रहिए और तमाशा देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।